चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 3.7 एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब देखिए, जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, ये आप इतिहास का ही हिस्सा पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे। ठीक है, बहुत सारी क्रांति हुई थी। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति होता है। तो हर एक क्रांति एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे के गई है। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, यूरोपियन रिवॉल्यूशन, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The European Revolution of 1848 brought a series of political upheavals with their opposition to the traditional authority. अब देखिए, जो यूरोपियन रिवॉल्यूशन था कब 1848 में, उसमें बहुत सारा राजनीतिक उतार चढ़ाव हुआ। जो ऑपोजिशंस थे, ऑपोजिशन पार्टी के वहाँ पर, ठीक है, फिर जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थे, जो लोग परंपरागत धार्मिक थे, उन लोग में there was a very strong dissatisfaction with political leadership and people started demanding more participation in the affairs of the states. अब जो लोग राजनीति में थे, जो राजनीतिक नेता थे, उनके काम से लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, वो लोग खुश नहीं थे। तो जो लोग थे वो ये चाहने लगे कि जो राज्य में काम हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, उनमें उनको भी हिस्सा दिया जाए, उनको भी मौका मिले। पॉलिटिकल अवेयरनेस, ideas like liberty, equality, fraternity were popularized by the printing press. अब जो प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर था, मैगजीन्स था, जर्नल्स था, उससे राजनीति के बारे में बहुत सारी चीज़ों से लोगों को जागरूक करवाया गया। ठीक है, लोगों को ये बताया गया कि स्वतंत्रता क्या होता है, सब एक समान होने चाहिए। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। द रिवॉल्यूशन विच वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑकर्ड इन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड रशिया। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी वो कहाँ कहाँ की थी? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मन रिवॉल्यूशन, इटालियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्रिटेन हैड ऑलरेडी फेस्ड अ मेजर चेंज विद द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अब ब्रिटेन, जो ब्रिटिश राज्य है, उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के वजह से। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज बॉर्न आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रशिया एक्सपीरियंस्ड अ वर्कर्स मूवमेंट विच लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। अब देखिए, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, आज़ादी के लिए जब अमेरिकन युद्ध हुआ, तब USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और जो रशिया के लोग थे वहाँ पे, वो लोग वर्कर्स मूवमेंट देखे, जो लोग काम करते थे उनकी क्रांति हुई, तो वहाँ पे एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना। These upheavals were accompanied by a feeling of nationalism amongst the population of many states, which had been encouraged by enlightened ideas. अब ये जो उतार चढ़ाव था, ठीक है, ये लोगों के मन में आया क्योंकि उन लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ, वो राष्ट्रवादी बने। लोग ये सोचे कि किस तरह से और अच्छा से जीवन जिया जा सकता है, अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया जा सकता है। लोगों का जो सोच था वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज रेवोल्यूशंस। अब हम लोग ये जितने भी रिवॉल्यूशंस थे इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है 3.7.1 द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस क्रांति। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आइए। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन of 1688 occurred in England much before the age of revolutions and proved a source of inspiration for the world. अब ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, ये सबसे पहला क्रांति था। कब? 1688 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, और ये जो एजेस ऑफ रिवॉल्यूशन है आया, उसके काफ़ी पहले था, और पूरे दुनिया पे ये जो रिवॉल्यूशन क्रांति हुई, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिला, प्रोत्साहन मिला, वो जो चाहते थे उसकी मांग करने का उनमें हिम्मत मिला। इट वॉज कॉल्ड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बिकॉज नो ब्लड वॉज शेड टू अचीव इट्स सक्सेस। अब इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में किसी भी इंसान का मृत्यु नहीं हुआ, किसी को भी चोट नहीं पहुंचा। द स्टुअर्ट किंग जेम्स II lost the popular support of his countrymen. अब देखिए,
जो स्टुअर्ट किंग थे जेम्स टू, ठीक है, उनका जो देशवासी थे वो उनका सपोर्ट नहीं किए फिर, ठीक है, वो अपना लोगों का सपोर्ट साथ खो दिए। दिस वॉज ड्यू टू हिज हार्श एटीट्यूड टूवर्ड्स द पीपल। ये इसलिए क्योंकि लोगों की तरफ उनका जो रवैया था वो बहुत ही कड़ा था, बहुत ही गलत था। The creation of an expensive standing army and increasing employment of Roman Catholics in the government, army and universities had angered the people. अब देखिए, लोग गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो आर्मी बना रहा था, कौन? स्टुअर्ट किंग्स जेम्स टू, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, ठीक है। साथ ही साथ जो रोमन कैथोलिक्स थे उनको गवर्नमेंट में, आर्मी में, यूनिवर्सिटीज में उनको बहुत ज़्यादा नौकरी दिया जाने लगा। तो इससे जो कंट्रीमैन थे, जो उसके लोग थे, वो उससे नाराज हो गए। और अगर लोग नाराज हो जाते हैं तो फिर नेता को वो लोग हटा ही देते हैं। द पार्लियामेंट रिमूव्ड किंग जेम्स टू फ्रॉम द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज डॉटर मैरी टू एंड हर हस्बैंड विलियम थ्री, प्रिंस ऑफ ऑरेंज। अब देखिए, जो किंग जेम्स टू थे उनको पार्लियामेंट हटा दिया, ठीक है, कहाँ से? थ्रोन, राज से, ठीक है, इन फेवर ऑफ हिज डॉटर, उनकी बेटी कौन? मैरी टू, her husband William III, Prince of Orange. The autocratic rule of James II was replaced with a constitutional form of government. It shows that the parliament had the power to change the monarch. अब देखिए, ये जो ऑटोक्रेटिक रूल था जेम्स टू का, उसको चेंज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। ये बताया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये शक्ति है कि वह मोनार्क को, वो जो राजा है, उसको बदल सकता है। और ये आज भी होता है, हर एक देश में पार्लियामेंट है, ठीक है, जो कि ये चुनता है कि कौन राज करेगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ पे भी पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी बहुत बहस होता है हर चीज़ों पे। और हमारे भारत में जो लोग चुने जाते हैं वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। 3.7.2 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं अमेरिका में जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसके बारे में। It will be interesting for you to know that some of the political rights that we enjoy today are the direct outcome of two very important revolutions that occurred in the later part of 18th century. यह जान के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही रुचि होगी कि आज हम लोग जो राजनीति देखते हैं, जो बदलाव हम लोग देखते हैं, जो चीज़ हमारे राजनेता कर रहे हैं, वो सीधा दो महान जो रिवॉल्यूशंस थे, क्रांति थे, जो कब हुआ था? 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट, अंत में, उसके वजह से है। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं, इसको बनाने में ये जो रिवॉल्यूशंस थे इनका बहुत योगदान रहा है। दीज वर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये कौन से क्रांति है? अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। थ्रू दीज रिवॉल्यूशंस पीपल असर्टेड देयर राइट्स एंड एंडेड एक्सप्लॉयटेशन। अब ये जो क्रांति हुई, इससे लोग अपने राइट्स के बारे में बात करने लगे, अपने हकों के बारे में बात करने लगे, और जो शोषण था, लोगों के संग जो गलत व्यवहार किया जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था, वो चीज हटाया गया। Around the 16th century, many Europeans had settled in America because of religious persecution in England. अब देखिए, 16th सेंचुरी के दौरान, 16वीं सदी के दौरान बहुत सारे यूरोपियन जो थे वो अमेरिका जाके रहने लगे थे, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय धार्मिक परसिक्यूशन होता था, लोगों को धर्म अपनाने के लिए मजबूर भी किया जाता था, ठीक है। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, अत्याचार उनके ऊपर किया जाता था। Some of them were also attracted by economic opportunities. अब कुछ यूरोपियंस अमेरिका इसलिए भी आए थे क्योंकि अमेरिका में पैसा कमाने का बहुत जरिया था। They had formed 13 colonies which had local assemblies to settle their problems. वो लोग 13 कॉलोनीज बनाए जहाँ पे वो लोग सब रहते थे, और एक लोकल असेंबली बनाए जिससे वो अपनी समस्याओं को हल करते थे। These colonies were suffering due to the British economic policy of mercantilism through which they tried to regulate colonial commerce in the British interest. अब ये जो कॉलोनी थे, ये इन पर अत्याचार होता था, ये सफ़र करते थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश इकोनॉमी था वो एक पॉलिसी लाया था मर्केंटलिज्म का, जिससे वो लोग ये जो कॉलोनी में जो व्यापार होता था उस पर वो लोग कंट्रोल रखते थे, ठीक है।
The colonies were not permitted to set up industries as it would result in competition with the British industries like iron and textiles. अब जो कॉलोनीज के लोग थे वो लोग इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अगर वो लोग इंडस्ट्रीज लगाते तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज था उसको कंपटीशन मिलता। ठीक है, जैसे आयरन और टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री था वो लोग नहीं लगा सकते थे। They had to export sugar, tobacco, cotton only to England at price determined by the mother country England. अब वो लोग चीन, शुगर, टोबैको, कॉटन ये सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करते थे और पैसा कौन निर्धारित करता था? इंग्लैंड ही निर्धारित करता था किस पैसे पे वो खरीदेगा। दिस प्रोवोक्ड ऑपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज था उसके खिलाफ लोग नाराज हो गए, आवाज उठाने लगे। By the 18th century, the wars with France and in India were proving very expensive for Britain. अब देखिए 18th century के समय जो युद्ध फ्रांस के साथ और भारत के साथ ब्रिटिश का हो रहा था वो उन लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा था। She needed money to fight these wars and this was done by collecting taxes from the American colonies. अब ये युद्ध लड़ने के लिए उसको पैसा चाहिए था, तो वह पैसा कैसे इकट्ठा करती थी? जो अमेरिकन कॉलोनीज के लोग थे उनसे टैक्स लेकर। इन 1765 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द स्टैम्प एक्ट ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, मॉर्टगेजेस, न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स। अब 1765 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो स्टैम्प एक्ट लाए, ठीक है, कि जितना भी व्यापारिक ट्रांजैक्शंस होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हुआ, कोई डीड बना, मॉर्टगेजेस हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, पैम्पलेट हुआ, तो इसमें स्टैम्प लगाना जरूरी हुआ। द रेवेन्यू वॉज यूज टू पे द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग 10,000 ब्रिटिश ट्रूप्स इन अमेरिका। अब ये जो इनकम आता था इससे क्या होता था, अमेरिका में जो 10,000 ब्रिटिशर्स रहते थे, ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप्स था, सैनिक, उनका खर्चा उठाया जाता था। द एक्ट वॉज अपोज्ड बाई दी कॉलोनिस्ट। अब जो कॉलोनिस्ट थे, जो लोग थे, वो जो ये स्टैम्प एक्ट आया था उसका विरोध किए। राइट्स ब्रोक आउट इन कॉलोनियल पोर्ट सिटीज। अब जो कॉलोनियल पोर्ट सिटीज था, ठीक है, समुद्र से सटे हुए जो शहर थे वहां पे राइट्स होने लगा, दंगे होने लगे। द कॉलोनियल असेंबलीज पास्ड रिजोल्यूशन अगेंस्ट द स्टैम्प एक्ट। अब जो कॉलोनियल असेंबली थे वो स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन लाए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड टू री अपील द स्टैम्प एक्ट इन 1766। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उनको स्टैम्प एक्ट के लिए फिर से अपील करना पड़ा 1766 में, एक साल बाद। However, the parliament continued the tax on tea. लेकिन चाय के ऊपर ये टैक्स पार्लियामेंट लगा दिए। On 16 December 1773, some Americans disguised as native Indians descended upon the three ships of the East India Company and dumped the tea into the sea. अब 16 दिसंबर 1773 में कुछ अमेरिकन लोग वो भेष बदले, ठीक है, और नेटिव इंडियंस भारतीय बने और 3 जहाज में चढ़े। किसके जहाज में? ईस्ट इंडिया कंपनी के, और समुद्र में उनके जो चाय थे उनको गिरा दिए। दिस इंसिडेंट इज नोन एज दी बॉस्टन टी पार्टी। अब ये जो घटना थी इसको बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। द पार्लियामेंट क्लोज द पोर्ट ऑफ बॉस्टन बट द ट्रिगर वॉज सेट फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो पार्लियामेंट था वो बॉस्टन का जो पोर्ट था, जो द्वीप था, उसको बंद कर दिए वो लोग। लेकिन ये जो घटना हुई इससे अमेरिका का जो आज़ादी का लड़ाई होने वाला था उसको रास्ता मिला, लोग ट्रिगर हुए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 13 कॉलोनीज कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया इन 1774 एंड द अपील्ड to the king of England not to impose taxes without their consent. अब देखिए जो 13 कॉलोनीज थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग एक मीटिंग बुलाए। क्या चीज का? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग। कहां पर? फिलाडेल्फिया में। कब? 1774 में। और वो जो किंग ऑफ इंग्लैंड के जो राजा थे उनको बोले कि बिना उनके सहमति के, किसके? ये जो 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके सहमति के वो कोई टैक्स लागू ना करें। द किंग रिगार्डेड दिस एज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन एंड डिक्लेयर्ड वॉर। अब जो राजा था
वो ये जो घटना हुई थी इसको विद्रोह के रूप में लिए कि ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। कौन? ये 13 कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव, और वो युद्ध छेड़ दिए। This led to fights and finally to the Declaration of Independence on 4th July 1776 at a Congress at Philadelphia, which proclaimed their independence from Great Britain and the formation of the Cooperative Union. अब ये जो लड़ाई हुआ ये काफी चला, काफी सालों तक, और 4 जुलाई 1776 में ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की घोषणा हुई। ठीक है, किसका? कांग्रेस, फिलाडेल्फिया में। ठीक है, जगह का नाम है। किससे आजादी मिला? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और एक कोऑपरेटिव यूनियन बना। इट इंस्पायर्ड द होल वर्ल्ड विद इट्स एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अब इससे पूरे दुनिया को यह प्रोत्साहन मिला कि लोगों का इक्वालिटी होना चाहिए, एक समान होने चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, सबको आज़ादी स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको खुश रहने का, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। द बिल ऑफ राइट्स ग्रांटेड मेनी फ्रीडम सच एज फ्रीडम स्पीच, प्रेस, रिलीजन एंड जस्टिस अंडर लॉ। अब जो बिल्स आया, बिल्स ऑफ राइट्स मतलब इंसान के हक, क्या क्या हक है इंसान को, तो इसमें इंसान को बोलने का हक है, वो जिस धर्म को मानना चाहे वो कर सकता है, सबके संग एक जैसा अच्छा व्यवहार हो, जस्टिस मिले सबको, उसका हक है लोगों को। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉज अ स्ट्रगल बाई विच द 13 अमेरिकन कॉलोनीज वन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन and gave birth to the nation that is now called the United States of America, USA। तो ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिका में जो क्रांति हुई, ठीक है, ये कौन किए थे? वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ठीक है, जो जीते, आज़ादी मिली उनको। ठीक है, किनसे आज़ादी मिली? ब्रिटेन के राज से। और आज जिसको हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानते हैं, ये राष्ट्र बना। अब चलिए एक्टिविटी करते हैं 3.3। इमेजिन यू आर अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर हु वाज अ विटनेस टू द बॉस्टन टी पार्टी। मान लीजिए कि आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं और बॉस्टन टी पार्टी, जो समुद्र में चाय फेंक दिया गया था, आप उसके गवाह हैं। You interviewed the English East India Company official, the Americans who participated and the passerby who had seen the act। आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे उनसे बात किए, उनका इंटरव्यू लिए, अमेरिकन्स का इंटरव्यू लिए जो इस घटना में थे, पार्टिसिपेट किए थे, और जो लोग इसको देखे थे। राइट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन इट ब्रिंगिंग आउट देयर वर्जन ऑफ दिस स्टोरी। आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखिए जिसमें आप उनका जो कहानी है वो आप बताइए, वो क्या कहें आपसे। ऑल्सो गिव योर ओपिनियन ऑफ वॉट मस्ट हैव टेकन प्लेस। आप अपना ओपिनियन भी दीजिए कि क्या हुआ होगा। The Boston Tea Party took place in 1773 as a protest to the excessive taxing on tea and their imports। अब बॉस्टन टी पार्टी कब हुआ? 1773 में। ये क्या था? एक विरोध था। किसके खिलाफ? जो चाय के ऊपर टैक्स लगाया गया था, उसके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था। Those who took part in the activity dressed as Native Americans boarded a ship and tossed carrots of tea into ocean। अब जो इसमें भाग लिए थे वो नेटिव अमेरिकन्स की तरह कपड़ा पहने थे, ठीक है, शिप में चढ़े थे, और क्या किए? जो चाय का कैरेट था वो समुद्र में फेंक दिए। दिस मे हैव कॉज्ड दोज हु हैव परचेज्ड द टी टू गो विदाउट। अब इससे जो लोग चाय खरीदे थे वो चाय के बिना ही उनको जाना पड़ा। इट ऑल्सो मेड श्योर दोज हु सोल्ड द टी एट इम्पॉसिबल प्राइसेस वुड डू विदाउट द टी और द मनी फ्रॉम द सेल्स। अब इससे ये भी देखा गया कि जो लोग चाय बेचे, अब वो क्या करेंगे बिना चाय का, ठीक है, और जो लोग पैसा ले लिए थे अब उससे वो लोग क्या करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.7.3 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इन द 18th century French society was still feudal in character with the monarch exercising complete authority। 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच समाज था वो फ्यूडल इकोनॉमी था, उसमें फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स था, और जो सम्राट था उसके ऊपर सब चीज का वो मालिक था, वो जैसे चाहता था वैसे लोगों को चलाता था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस और स्टेट्स। अब इसको 3 भागों में बांटा गया था। द फर्स्ट स्टेट ऑफ
clergy or church, and the second state of nobility, and enjoyed all the luxury and many privileges over religion and the governance of the country. The third state of the commoners, such as peasantry, city workers, and the middle class, were heavily burdened with taxes. अब देखिए, जो ये सम्राट था वो अपने साम्राज्य को तीन हिस्सों में बांटे थे। पहला था क्लर्जी और चर्च, ठीक है। दूसरा नोबिलिटी, ये वो लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा ऐशो आराम होता था, ठीक है। ये धर्म को ये लोग चलाते थे, बहुत अच्छा जीवन होता था ये लोग का, ये लोग जो देश है उसका सरकार भी ये लोग देखते थे। तीसरा होता था कॉमन लोग, जैसे किसान हुए, सिटी वर्कर्स हुए, मिडिल क्लास के लोग हुए, और इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टैक्सेस लगाया गया था और बहुत शोषण होता था इनका। The internal condition of France made it an ideal state for a revolution to take place. अब फ्रांस में जो स्थिति थी उस समय, तो ये एक ऐसा स्टेज हो गया था जिसमें क्रांति होना ही था। Louis XV and his wife Marie Antoinette's luxurious lifestyle had emptied the treasury and made the country bankrupt. अब देखिए, लुइस 15 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट्स का जो लाइफस्टाइल था उसमें इतना खर्च होता था कि कंट्री जो था, जो देश था, उसका जितना पैसा था वो खत्म हो गया था और कंट्री बैंकरप्ट हो गया था, उसके पास पैसा बचा ही नहीं था। Louis XV was forced to call a meeting of representatives of the three states, the clergy, the nobility and the commoners in 1789. अब देखिए, लुइस 15 को क्या करना पड़ा, माफ कीजिएगा 15 नहीं है, ये 16 है। लुइस 16 को क्या करना पड़ा, एक मीटिंग रखना पड़ा जिसमें वो लोग थ्री स्टेट्स, जो तीनों क्लासेस बनाए गए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, क्लर्जी को, नोबिलिटी को और कॉमनर्स को। कब? 1789 में। He wanted to gain approval for new tax law. वो नया टैक्स लॉ बनाना चाहते थे जिसके लिए वो सबका अप्रूवल लेना चाहते थे। The third state demanded equality in taxation and abolition of special privileges enjoyed by the first two states. अब जो थर्ड स्टेट था कॉमनर्स का, ठीक है, वो लोग ये मांग किए कि जो टैक्सेशन है वो सबके लिए इक्वल हो, साथ ही साथ जो दूसरे, जो बाकी दो स्टेट्स हैं, नोबिलिटी और क्लर्जी का, उन लोगों को जो प्रिविलेजेस दिया जाता है, जो उन लोग को एक्स्ट्रा चीज, जो सम्मान मिल रहा है, जो जो चीज में उन लोग को राइट्स मिल रहा है, वो उनको भी मिले, और या फिर इन दोनों से हटा दिया जाए। It declared itself a national assembly and took over the sovereign power from the emperor. अब देखिए, वो एक नेशनल असेंबली बना लिए वो लोग, और जो एम्परर थे, ठीक है, सम्राट, उससे वो लोग पावर, उनका जो ताकत था, ठीक है, वो छीन लिए, ठीक है। The historic French document Declaration of the Right of Man and Citizen was adopted. अब देखिए, हिस्टोरिक फ्रेंच डॉक्यूमेंट जिसका नाम हुआ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब जो व्यक्ति रह रहा है उसका क्या क्या अधिकार है वो लोग मानने लगे। इट वॉज लेटर एम्बॉयडर्ड एज अ प्रिम्बल ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था वो बाद में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में इसको शामिल कर लिया गया। This was influenced by the US Declaration of Independence, asserting the equality of all men, the sovereignty of the people, and the rights of liberty, property, security, right to education, to free speech, to be informed, right to the poor, to public assistance, a ban on torture and slavery, recognition of the right of the people to choose their government, and the eligibility of all citizens from employment in public offices. अब देखिए, जो यूएस में, अमेरिका में जो इंडिपेंडेंस हुआ था, वो लोग को जो आज़ादी मिली थी, उससे जो लोग थे फ्रांस के, उन लोगों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। अब वो लोग भी मांग करने लगे कि हर एक व्यक्ति का एक समान दर्जा हो, लोगों को राज मिले, ठीक है, लोगों के पास ये हक हो कि वो आज़ादी की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सके, वो अपना प्रॉपर्टी बना सकें, उन लोग सिक्योर रह सकें, सबको पढ़ाई दी जाए, सबको बोलने का अधिकार दिया जाए, सबको ये पता होना चाहिए कि उनके देश में क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो गरीब लोग हैं उनको मदद की जाए, फिर जो टॉर्चर होता था, गुलामी होता था, इसको बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ लोगों को ये हक दिया जाए कि वो चुने कि कौन सरकार चलाएगा,
फिर जो भी सिटीजन है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं या जैसे भी हैं, उनको पब्लिक ऑफिसेज में नौकरी दी जाए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड द Napoleonic Wars starting from 1789 and lasting for about 15 years resulted in the formation of the French Republic. अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर और नेपोलियनिक वॉर ये जो 1789 में चालू हुआ और 15 साल तक चला, इससे फ्रेंच रिपब्लिक बना। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन tore down the medieval structure of Europe and brought in new ideas of liberalism and nationalism. अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, इससे जो यूरोप में मिडिवल स्ट्रक्चर था वो टूटा। ठीक है, मध्यकालीन समय में जो तरीका था वो टूटा और नए नए आइडियाज आए, लिबरलिज्म का, नेशनलिज्म का। फ्रांस विटनेस्ड अ कंप्लीट चेंज इन द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, सोसाइटी एंड कल्चर। अब फ्रांस में जो लोग रह रहे थे वो लोग देखे कि सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, समाज में, ट्रेडिशंस में, कल्चर में, सांस्कृतिक में, सब जगह बहुत पूरा बदलाव हो गया। फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक अंडर नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर फ्रांस एक रिपब्लिक देश बन गया। द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका सिद्धांत किस चीज पे हुआ? लिबर्टी, स्वतंत्रता। फिर है आपका दूसरा वर्ड फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व, भाईचारा। और फिर इक्वालिटी, सबको एक बराबर का सम्मान मिले, एक बराबर आंका जाए। द रिवॉल्यूशनरीज वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ मेनी एनलाइटमेंट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स सच एज वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू एंड रोजियो। ठीक है, अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, वो लोगों को बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसोफर्स का जो आइडिया था, जैसे कि वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रोजियो, इनका जो सोच था, इनसे उन लोग को बहुत प्रोत्साहन मिला था क्रांतिकारी बनने में। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉपुलराइज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ओवर ऑल द वर्ल्ड। अब देखिए, अमेरिका का जो आज़ादी का लड़ाई हुआ था, जो फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था पूरे दुनिया में। ठीक है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन इन्फ्लुएंस द इटालियंस। अब ये जो राष्ट्रवादी, ठीक है, ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इससे जो इटालियंस थे वो प्रोत्साहित हुए। द रिजल्ट वॉज अ रिवॉल्यूशन फॉर अ यूनिफाइड किंगडम इन इटली इन 1861। तो इससे क्या हुआ? इटली में सन 1861 में एक क्रांति हुई। किस चीज के लिए? यूनिफाइड किंगडम, वो लोग को भी आज़ादी चाहिए था, तो वहां पे भी लोग आवाज उठाए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.7.4 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली में जो लोग एकीकरण कर रहे थे, संगठन बना रहे थे, एक हो रहे थे, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द 18th century, Italy was a collection of states, each having its own monarch and tradition. 18वीं शताब्दी में इटली में बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे राज्यों को मिला के इटली बना था। हर एक राज्य का अपना सम्राट होता था, उसकी अपनी परंपरा होती थी। Some of them were Venetia, two Sicilies, Papal states, Sardinai, टस्कानी एटसेट्रा। अब अलग अलग स्टेट्स जो थे, उनमें से कुछ वेनेशिया थे, कुछ सिसिलीज थे, कुछ पपल स्टेट्स थे, फिर सर्डिनिया, टस्कानी, ये सारे नाम थे स्टेट्स के। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द पोप इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैटर्स। अब मिडिल एजेस, मध्यकालीन समय में जो पोप थे, पोप कौन होते हैं? चर्च में जो सबसे हेड होते हैं, ठीक है, उनको पोप कहा जाता है। तो वो क्या किए? वो अपना जो प्रभाव था धार्मिक और राजनीतिक मामलों में वो बढ़ा दिए, अपना हस्तक्षेप बढ़ाए। द पोप एस्टैब्लिश्ड देयर ओन पॉलिटिकल रूल इन व्हाट वर कॉल्ड द पपल स्टेट्स। अब जो पोप थे
वो अपना राजनीतिक नियम लाए, ठीक है, जिसको पीपल स्टेट कहा गया। सून इटली बिगेन टू ग्रो इन इंपॉर्टेंस। अब जल्द ही इटली को अपना महत्व मिलने लगा और बहुत विकास होने लगा उधर। दे बिकेम सेंटर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, बैंकिंग एंड फॉरेन ट्रेड। अब वो राजनीतिक जीवन में, बैंकिंग में, विदेशी व्यापार में वो सेंटर्स हो गए। ड्यूरिंग द रीनाइंस इटली बिकेम इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर स्टेट्स अबाउट विच यू हैव रेड अर्लियर। अब जब नव युग आया तो उस समय इटली का महत्व और ज्यादा बढ़ गया दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, जो आप हमारे आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। फॉर मेनी ईयर्स फ्रांस एंड द होली रोमन एम्पायर फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ इटली। काफी सालों तक फ्रांस और जो पवित्र रोमन एम्पायर के लोग थे उन लोग के बीच में युद्ध हुआ ताकि वो इटली पर अपना राज्य स्थापित कर सकें, उसको नियंत्रण कर सकें। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इटली। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति हुआ था, वह इटली के इतिहास में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, रोल है। The Italian rulers, sensing danger in their own country, drew closer to the European kings who opposed France. अब जो इटालियन रूलर्स थे, ठीक है, वो ये महसूस किए कि उनके ही देश में अब उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो वो लोग क्या किए, यूरोपियन जो राजा थे उससे करीब हो गए और फ्रांस के खिलाफ हो गए। After France became a republic, secret clubs favoring to an Italian republic was formed throughout Italy. जब फ्रांस रिपब्लिक देश बन गया तो सीक्रेट क्लब्स बनाए गए जो कि इटालियन रिपब्लिक को फेवर करते थे, ठीक है, और ये पूरे इटली में बनाए गए। फ्रॉम 1796 to 1814 when Napoleon Bonaparte was defeated by the European powers, many Italians had started seeing the possibility of a united Italy free from foreign control. 1796 से 1814 तक जब नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोपियन ताकतों से वो हार गए थे, ठीक है, तो बहुत सारे इटली में रहने वाले लोग ये चीज को देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि वो लोग एक पूरा समूह बना सकते हैं इटली का, जो कि विदेशी नियंत्रण से आजाद रहेगा। Many revolutionary like Mazzini and Garibaldi along with some secret societies kept spreading the idea of an independent unified republic among the Italians. बहुत सारे क्रांतिकारी थे जैसे मजीनी, गरीबल्दी, वो लोग अपने कुछ उन लोग के गुप्त समाज थे जो लोग इस सोच को लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है, ये आइडिया को फैला रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट राज्य रिपब्लिक बन सकता है, ठीक है, इटालियंस का। फ्रॉम 1849 onwards, the kingdom of Piedmont, Sardinia, which was a monarchy under Victor Emmanuel, took an active role in this unification. अब ये जो एकीकरण था, यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, सबको एक साथ इकट्ठा करना, ये 1847 के बाद जो पिडमोंट और सर्डिनिया का जो राज्य था, उनके जो सम्राट थे, कौन, विक्टर एमानुएल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल रहा है, ये एकीकरण करने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इट वॉज सिग्निफिकेंट दैट द इटालियन यूनिफिकेशन वॉज हेडेड बाय अ मोनार्क। अब ये उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो इटालियन यूनिफिकेशन हो रहा है, जो इटली के सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, इसको चलाने के लिए एक मोनार्क, एक सम्राट हो। अंडर हिज लीडरशिप Cavour, the prime minister, outset the Austrians from Lombardy, Tuscany, Modena, etc. अब इनके नेतृत्व में कैवर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ऑस्ट्रियंस को निकाल दिए, कहां से, लोबार्डी से, टस्कानी, मोडेना से, ठीक है। गैरिबल्दी led the revolt and liberated Sicily and Naples. अब गैरिबल्दी जो थे वो क्या किए, वो प्रोटेस्ट किए, ठीक है, विद्रोह किए और सिसिली और नेपल्स को स्वतंत्रता दिलाए। He handed over the charge of the two states to Emmanuel and declared him the king of Italy. अब ये क्या किए, जो दो स्टेट्स है उसका जो चार्ज है वो किसको दे दिए, एमानुएल को, और उसको इटली का राजा बना दिए।
Later, Rome and Venetia joined Federation of Italy states. ठीक है, बाद में रोम और वेनेशिया जो इटली स्टेट्स का फेडरेशन था उसको ज्वाइन कर लिए. द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिगेन विद द कांग्रेस ऑफ वियना in 1815 and ended the Franco-Prussian War in 1871. अब देखिए, जो इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था, सबको इकट्ठा किया जा रहा था, वो कब चालू हुआ? 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना से. और ये कब खत्म हुआ? फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1871 में. ठीक है, तो यहां पर आप देखें यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे इटली में सब लोग इकट्ठा होके अलग अलग जो स्टेट्स थे उसको मिला के एक ही स्टेट्स बनाए. अब आगे देखते हैं हम लोग 3.7.5 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ ये देखिए. आफ्टर नेपोलियंस डिफीट इन 1815 many Germans wanted an independent Germany. जब 1815 में नेपोलियन हार गए तो बहुत से जर्मन लोग वो लोग चाहते थे कि एक आजाद जर्मनी बने. जर्मनी वॉज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्मॉल स्टेट्स लेड बाय ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. अब देखिए जर्मनी क्या था, उसमें टोटल 39 छोटे छोटे स्टेट्स थे, इसको मिला के जर्मनी था. और इसका लीडर्स कौन होते थे? ऑस्ट्रिया और प्रूशिया. These states were always at war with one another, deterring the economic progress of Germany. अब ये जो 39 छोटे छोटे राज्य थे ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे. तो इससे क्या होता था कि जो उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस था, आर्थिक जो विकास था हमेशा का, वो रुकावट होता था उसमें. The king of Prussia, Kaiser William I, chose a prime minister Bismarck to unify Germany under the rule of Prussia and excluding ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस कंप्लीटली. अब देखिए कैसर विलियम वन कौन? प्रूशिया के राजा. वो एक प्राइम मिनिस्टर चुने बिस्मार्क. क्यों? ताकि वो जर्मनी के लोगों को इकट्ठा कर सकें, एक जगह मिला सकें. ठीक है, किसके रूल के अंदर? रूल ऑफ प्रूशिया के अंदर. और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पूरा हटा दें. बिस्मार्क वॉज फियरलेस एंड बिलीव्ड इन द अर्जेंट नीड ऑफ यूनिफिकेशन इन जर्मनी. बिस्मार्क जो थे वो किसी से डरते नहीं थे, वो निर्भय थे. और वो ये चीज को मानते थे कि जर्मनी में एकीकरण की जितने लोग हैं सब मिल के एक साथ रहें. ठीक है, सारे स्टेट्स को मिला के एक जर्मनी बनाया जाए, इस चीज पे वह जोर डालते थे. ही स्टार्टेड विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी, डिफाइंग द पार्लियामेंट इन कलेक्टिंग टैक्सेस. अब देखिए वो कैसे स्टार्ट किए, वो प्रारंभ किए. पहले जो आर्मी था, उनकी जो सेना थी, ठीक है, उसको वो लोग मॉडर्न बनाए, हथियार नया नया लाए, अच्छे से किए. ठीक है, और जो पार्लियामेंट में जो टैक्स कलेक्शन होता था, ठीक है, उसको वो चुनौती दिए. हिज पॉलिसी केम टू बी नोन एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड अर्न हिम द निकनेम ऑफ आयरन ऑट वॉन बिस्मार्क चांसलर. अब ये रहे देखिए फिगर 3.6 ऑट वॉन बिस्मार्क. ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कौन है? बिस्मार्क जी हैं. इनका पूरा नाम क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क. और इनको नाम दिया गया था आयरन ऑटो वॉन बिस्मार्क चांसलर. ठीक है, विथ दिस इंप्रूव्ड आर्मी बिस्मार्क एनकरेज द जर्मन पॉपुलेशन ऑफ सेल्सविग एंड हॉलस्टाइन टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर रूलर डेनमार्क. अब देखिए ये जो उनका इंप्रूव्ड जो आर्मी था, इससे बिस्मार्क क्या किए, जर्मन जो लोग थे, जब वहाँ की जनसंख्या थी, उनको ये हिम्मत दिए, प्रोत्साहित किए कि वो विद्रोह करें अपने रूलर डेनमार्क के खिलाफ. इन 1864 बिस्मार्क जॉइंड हैंड्स विद ऑस्ट्रिया अगेंस्ट डेनमार्क. 1864 में बिस्मार्क क्या किए, ऑस्ट्रिया के संग हाथ मिला लिए. किसके खिलाफ? डेनमार्क के खिलाफ. बिस्मार्क्स नेक्स्ट टारगेट वाज ऑस्ट्रिया. अब बिस्मार्क का जो नेक्स्ट टारगेट था वो कौन था? ऑस्ट्रिया. प्रूशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड फॉर्म द नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन. अब जो प्रूशिया जो था, ठीक है, वो क्या किए, वो लोग ऑस्ट्रिया को हराए. ठीक है, उसके बाद वो लोग नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाए. बिस्मार्क प्रॉमिस्ड द प्रोविंस ऑफ वेनिस टू इटली एंड केप्ट हर आउट ऑफ द वॉर. बिस्मार्क ये वादा किए कि जो वेनिस है वो इटली में रहेगा और उसको लड़ाई से दूर रखे. ऑस्ट्रिया वॉज फोर्स्ड टू गिव वेनिस टू इटली
एंडिंग द ऑस्ट्रियन कंट्रोल इन इटली। ऑस्ट्रिया को दबाव डाला गया उन पर, उनको फोर्स किया गया कि वो वेनिस को इटली को सौंप दे, और इससे ऑस्ट्रियन का इटली पे जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, वो चला गया। He also promised territorial compensation to Napoleon III of France and kept it out of the war. ये भी प्रॉमिस किए कि नेपोलियन III को फ्रांस के जो थे उनको कुछ टेरिटरीज दिया जाएगा, तो इससे उनको भी वो युद्ध से दूर रखे। He had already secured Russia's support by helping them in suppressing a revolt in Russian-controlled Poland. अब देखिए, उनको रशिया का भी सपोर्ट था क्योंकि वह उनका मदद किए थे कि जो विद्रोह हुआ था रशियन कंट्रोल पोलैंड, ठीक है, उस विद्रोह को कम करने में वो रशिया का सपोर्ट किए थे, सहायता किए थे। The only obstacle to Prussian dominance of Germany were four small German states in southern Germany and the disapproval of Napoleon III of France. अब देखिए, जो सिर्फ एकमात्र रुकावट थी प्रूशियन डोमिनेंस का जर्मनी पर, वो किसका था? 4 छोटे छोटे राज्य थे जर्मन में, सदर्न जर्मनी में, और जो नेपोलियन III थे फ्रांस के, वो जो डिसअप्रूव किए थे, वो जो बात बोले थे कि हम आपको टेरिटोरियल कॉम्पेंसेशन देंगे, वो उसको डिसअप्रूव कर दिए थे, उसको नहीं माने थे। बट अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज लेड फ्रांस टू डिक्लेयर अ वॉर ऑन प्रूशिया। तो अब ये फ्रांस में और प्रूशिया में, ठीक है, जो डिसएग्रीमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस प्रूशिया के संग युद्ध छेड़ दिए। द फ्रांको पर्शियन वॉर वॉज क्वाइट शॉर्ट। अब ये फ्रांको पर्शियन, फ्रांस और पर्शियन जो युद्ध है वो काफी कम समय तक चला। प्रूशिया इन्वेडेड फ्रांस इन 1871 एंड डिफीटेड द फ्रेंच। अब प्रूशिया क्या किए, वो सन 1871 में फ्रांस पर अटैक किए और फ्रेंच लोगों को वो हरा दिए। नेपोलियन III abdicated the throne and France was forced to give up Alsace and Lorraine। अब देखिए, नेपोलियन III का राज चला गया और उनको फोर्स किया गया कि वो अल्सेस एंड लोरेन को छोड़ दें, ठीक है। ये क्या है? ये राज्य के नाम है। The remainder of the German states except Austria were annexed and joined with the Germany। अब जो जर्मन स्टेट्स बचे थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया को छोड़ के, उनको जर्मनी में शामिल कर लिया गया। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीट अंडर केसर विलियम I। अब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, सबको मिलाया गया, वो कब पूरा हुआ? केसर विलियम I के दौर में। Soon Germany emerged as the leading power in Europe, building a colonial empire to further German economic interest and increase German influence in the world। अब बहुत जल्दी जो जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, वो एक लीडिंग पावर बन गए यूरोप में, उनका कॉलोनियल एम्पायर हो गया, ठीक है। फिर उनका जो जर्मन इकोनॉमिक रुचि था वो बढ़ा और पूरे विश्व में जर्मन लोगों का प्रभाव पड़ने लगा। अब आगे देखिए 3.7.6 सोशलिस्ट मूवमेंट एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब देखिए, सोशलिस्ट मूवमेंट और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड लेड टू एन अनइक्वल सोसाइटी। अब देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उससे एक अनइक्वल सोसाइटी बना, एक ऐसा समाज बना जिसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग हो गए। On the one hand were the workers who were poor, exploited and without any rights, and on the other were the capitalists who enjoyed all the privileges। अब एक तरफ मजदूर थे जो गरीब थे, जिनका शोषण किया जाता था और उनको किसी भी चीज का हक नहीं दिया गया था, और दूसरे तरफ वो थे कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जिनके पास पैसा रहता है, ठीक है, और उन लोगों को, वो लोग पैसा लगाते थे, वो लोग मालिक थे, तो उनको हर एक तरह का सुविधा दिया जाता था। At that time, some people began to think about the society that should be based on equality in social and economic terms। अब उस समय कुछ लोग थे जो ये सोचे कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे हर एक इंसान को एक जैसा देखा जाए, ठीक है, सबका आर्थिक स्थिति ठीक हो। Ideas like equality, freedom of speech and democracy give encouragement in this regard।
अब यह सब सोच कि इक्वालिटी, एक बराबर के हो, बोलने का आज़ादी मिले, डेमोक्रेसी मतलब जो लोग हैं, जो जनता है वो चुने कि कौन सरकार चलाएगा, तो इससे क्या हुआ, उन लोगों को और इंकरेजमेंट मिला, हिम्मत मिला. द आइडिया ऑफ सोशलिज्म विच ट्राइज टू एस्टैब्लिश इक्वल सोसाइटी बिगेन टू टेक रूट. अब सोशलिज्म का जो आइडिया था, जो सोच था, उससे क्या हुआ, ये सोच क्या चीज का था कि एक समान का समाज होना चाहिए, सब लोगों को एक ओहदा, एक दर्जा मिलना चाहिए. ये सोच का प्रारंभ हुआ. द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स. अब जो सोशलिज्म के ऊपर सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावकारी जो सोच था वो कौन दिए थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स. In the book Das Kapital, Marx pointed out that history of all societies is the history of class struggle. अपने किताब Das Capital में मार्क्स ये चीज को पॉइंट किए हैं, बताए हैं कि हर एक समाज के इतिहास में उसका जो इतिहास रहा वो क्लास स्ट्रगल का रहा कि कौन किस क्लास का है, क्या स्टेटस का है. According to him, the capitalists always try to increase their profits by reducing the wages of the workers, which leads to class conflict. अब उनके अनुसार, किनके अनुसार, कार्ल मार्क्स जी के अनुसार, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा लगाए हैं, जो मालिक हैं, वो अपना प्रॉफिट, अपना लाभ कैसे बढ़ाते थे, हमेशा वह जो वर्कर्स थे, लेबर थे, उनका वेजेस, पैसा कम कर देते थे, सैलरी कम कर देते थे, जिससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट, विरोध पैदा होता था. He predicted that the struggle will be successful with the end of capitalism and the coming of socialism. वो ये चीज सोचे, ठीक है, इस चीज का अनुमान लगाए कि ये जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, ये तब कामयाब होगा जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और सोशलिज्म आएगा. This will result in the control of the ownership of the means of production in the hands of the state and the birth of an equal society. अब इससे क्या होगा कि जो उत्पाद का तरीका है, जो मीन्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो ओनरशिप है इसके ऊपर, जो कंट्रोल है, ये किसके ऊपर आ जाएगा, स्टेट के पास आ जाएगा, राज्य के पास आ जाएगा, और इक्वल सोसाइटी का जन्म होगा. जो लोग होंगे सबको समान दर्जा मिलेगा. The first practical example of this was the Russian Revolution, which resulted in the establishment of the first social government of the world. अब देखिए, इसका जो सबसे पहला उदाहरण हुआ वो हुआ रशियन क्रांति में, जो रशिया में हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, पहला सोशलिस्ट गवर्नमेंट दुनिया का यहाँ पे आया. रशिया वॉज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एंड वॉज बेस्ड ऑन एन अग्रेरियन इकोनॉमी. अब रशिया जो थे, वहाँ के लोग इंडस्ट्रियली बैकवर्ड थे, वो लोग, वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं था, वो लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन जीते थे. Tsar was an autocratic and oppressive ruler. Hence the workers and the peasants suffered a lot. अब देखिए, ये क्या नाम है, सार, टीसा, ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक और ऑप्रेसिव रूलर थे, ठीक है, और इसलिए जो वर्कर्स थे, जो किसान थे, उनको बहुत सहना पड़ता था. The revolution of 1905 led to the formation of a constitutional monarchy with the formation of the Duma, the members of whom were representative of peasants, townsmen and gentry. अब देखिए, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, 1905 में, इससे जो एक फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, साम्राज्य का, किसके, विद द फॉर्मेशन ऑफ डूमा का फॉर्मेशन हुआ. और इसके जो सदस्य थे वो कौन थे, किसानों के, टाउन्समैन के, जेंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वही लोग थे. Even after the 1905 revolution, the civil rights and democratic representation was limited and hence the unrest continued. अब देखिए, ये जो 1905 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद भी जो सिविल राइट्स था, जो लोगों का हक था, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, वो बहुत ही कम दायरे पे था, ठीक है. तो जैसे पहले शोषण चलता था वही आगे चलता रहा. In 1917 occurred another revolution in Russia. 1917 में रशिया में एक और क्रांति छिड़ी. It happened because the condition of the Russian workers and peasants and non-Russian living in Russia had become quite miserable under the autocratic rule of Tsar Nicholas II. अब देखिए, ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो रशियन वर्कर्स थे, ठीक है, जो किसान थे, और वो लोग जो रशिया में रहते थे लेकिन वो रशियन नहीं थे, ठीक है, उनका जो स्थिति था वो
बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, ठीक है। और ये कब हुआ था? सार निकोलस टू के राज में। Exploitation along with inhuman working condition and huge amount of taxes had made the people rise against him. अब जो लोगों को काम करने का माहौल दिया जाता था वो बहुत ही बुरा था, बहुत शोषण किया जाता था लोगों का, साथ ही साथ लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, तो इसकी वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए थे। पीपल वर ऑल्सो डिनाइड इन पॉलिटिकल राइट्स। अब लोगों को राजनीति में भी उन लोगों को जगह नहीं मिलता था। रशिया हैड ऑल्सो एंटर्ड वर्ल्ड वॉर वन फॉर इम्पेरियलिस्ट गेन्स। अब रशिया जो है वर्ल्ड वॉर वन में भी वो लोग भाग लिए थे, बट शी वॉज अनइक्विप्ड टू डू सो। लेकिन ये करने के लिए उनके पास उतना साधन नहीं था। थाउजेंड ऑफ रशियन सोल्जर्स वर किल्ड इन वर्ल्ड वॉर वन एज दे वर ill equipped with no proper warm uniforms and arms to fight in the cold desert of Siberia. हजारों रशियन सैनिक मर गए थे वर्ल्ड वॉर वन में, क्योंकि उनके पास ना तो सही तरीका से यूनिफॉर्म था लड़ाई करने के लिए, ना उनके पास सही हथियार थे लड़ने के लिए। और वो लोग लड़ाई कहाँ हो रहा था? सिबेरिया में, जो कि बहुत ही ठंडा जगह है। Many skilled workers were forced to enlist in the army and fight in the battlefields, resulting in their death. अब बहुत सारे वर्कर्स जो थे, मजदूर थे, उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, ठीक है, ताकि वो लोग लड़ सके। लेकिन वो तो सेना के लोग थे नहीं, ज़बरदस्ती की गई थी उनके साथ, तो उनका भी मृत्यु हो गया। द नोबिलिटी वर ऑल्सो डिससैटिस्फाइड विद द सार निकोलस टू ड्यू टू हिज ऑटोक्रेटिक वेज। अब जो लोग थे वो सार निकोलस टू के तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो लोग एकदम सेटिस्फाइड नहीं थे, असंतुष्ट थे वो। Famines further worsened the situation in the country. फिर सूखा पड़ा जिससे देश का हालत और खराब हो गया। This resulted in labor riots and strikes. तो इससे क्या हुआ? जो लेबर थे, जो मजदूर थे, वो लोग दंगा किए, वो लोग हड़ताल किए। Striking crowds attacked courts, prisons and offices premises. अब जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो भीड़ जो थी वो कोर्ट पर अटैक किए, प्रिजन्स पे अटैक किए, फिर वो लोग ऑफिसेस पे अटैक किए। There was widespread unrest among all section of society. अब बहुत ज़्यादा हर एक सोसाइटी के में अशांति फैली हुई थी। अनरेस्ट मतलब अशांति। The army lacked ammunition, the cities lacked food, while the peasant failed to get proper return for their produce. अब जो सेना के लोग थे उनके पास हथियार नहीं थी, ठीक है, जो शहर के लोग थे उनके पास खाना नहीं था, और जो किसान थे वो अच्छे से उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। द गवर्नमेंट इन द मीन टाइम हैड प्रिंटेड मिलियंस ऑफ रूबल नोट्स लीडिंग टू इन्फ्लेशन। अब जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा रूबल नोट्स ले आए जिससे इन्फ्लेशन हो गया। द सिचुएशन स्लिप्ड आउट ऑफ सार्स हैंड। अब जो सिचुएशन था वो इतना बुरा हो गया था कि वो सार के हाथों से सिचुएशन निकल गया था। This situation was further worsened by the writing of Marx and Tolstoy, which influenced the people, especially the workers, and led to their political awakening. अब ये जो परिस्थिति थी ये और बुरी हो गई जब मार्क्स और टॉल्स्टॉय जो लिखे थे, ठीक है, उनके लिखित में ये था कि किस तरह से लोग पॉलिटिक्स के बारे में जान सके। तो जब लोग राजनीति के बारे में और ज़्यादा जान गए तो लोग विद्रोही हो गए। This led to the formation of the Council of Workers called the Soviets. तो अब इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे उनका एक काउंसिल हुआ, मजदूरों का एक काउंसिल बना जिनको सोवियत कहा गया। In February 1917, Tsar was deposed and a provisional government was established under the control of Menshevik Party. अब देखिए फरवरी 1917 में, ठीक है, सार को डिपोज कर दिया गया। डिपोज करने का मतलब क्या होता है? निकाल दिया गया, ठीक है, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, ठीक है, किस और इस्टेब्लिश कौन किया? मेंशविक पार्टी के कंट्रोल में। बट द गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल। पर ये जो सरकार बनी ये लोगों का जो मांग था उसको पूरा नहीं कर पाई। अनदर पार्टी कॉल्ड दी बोल्शेविक हेडेड बाय द लेनिन ऑर्गेनाइज्ड द सोवियट्स एंड रिप्लेस्ड द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1917। अब दूसरा जो पार्टी था बोल्शेविक का वो आया, ठीक है, इसमें कौन थे? लेनिन ऑर्गेनाइज्ड द सोवियत। सोवियत कौन है? वर्कर्स थे, इनको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और इस सरकार को बदल दिया गया अक्टूबर 1917 में, कुछ ही महीनों बाद।
दिस अक्टूबर रेवोल्यूशन वॉज द फाइनल स्टेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। अब ये जो अक्टूबर मंथ में जो सरकार हटाया गया, वो जो रिवॉल्यूशन था वो रशियन रिवॉल्यूशन का फाइनल स्टेज था, ठीक है। इट ब्रॉट टू एन एंड the rule of Tsar and led to the formation of the USSR and the New World Order। ठीक है, इससे जो सार का राज था वो खत्म हो गया और USSR का फॉर्मेशन हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार। अब ये जो फिगर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, काफी लोग हैं विद्रोह कर रहे हैं। क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन बाय द पीपल ऑन 18 जून 1917 एट पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड जगह का नाम है, वहां पे लोग खड़े हैं। 18 जून 1917 का ये तस्वीर है। द बैनर सेज, अब यहाँ पे जो बैनर है वो क्या लिखा है? डाउन विद द 10 कैपिटलिस्ट मिनिस्टर्स, ऑल पावर और टू द सोवियट्स ऑफ वर्कर्स, सोल्जर्स एंड पीजेंट्स, deputies, and to the social ministers, we demand that Nicholas II be transferred to the Peter Paul fortress। ठीक है, तो ये देखिए निकोलस टू जो थे, सार निकोलस टू, उनको हटाने की डिमांड की गई थी। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेसन यू विल रीड मोर अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपीरियलिज्म एंड द वर्ल्ड वॉर्स। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपीरियलिज्म और वर्ल्ड वॉर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। You will be able to understand how the Industrial Revolution changed the face of the world and brought about tremendous changes in the life of the people। आप ये भी पढ़ पाएंगे कि कैसे ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये दुनिया का नक्शा बदला, ठीक है, और लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया इसके बाद। You will also read the impact it had on the non-industrialized countries of the world and how it led to conflicts which are till today considered to be some of the most horrible wars faced by the world। आप ये भी देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, वो देश जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थे वहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ा दुनिया भर में, और कैसे ये जो लड़ाइयाँ हुई थी आज तक इनका प्रभाव पूरे दुनिया में है। ठीक है, अब आइए हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा आपको क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, फिर आप आंसर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 3.3, चूज द करेक्ट आंसर। अब जो सही आंसर आपको लगे वो आपको चुनना है। इन हाउ मेनी कॉलोनीज वॉज अमेरिका डिवाइडेड? अमेरिका में कितने कॉलोनीज थे? 13, 14, 15, 16। अमेरिका 13 कॉलोनीज में डिवाइडेड था। द थर्ड स्टेट इन फ्रांस कॉम्प्राइज्ड ऑफ, अब जो थर्ड स्टेट्स थे फ्रांस में उसमें कौन थे? नोबिलिटी, क्लर्जी, कॉमनर्स, मोनार्की, उसमें कॉमनर्स थे। जर्मन यूनिफिकेशन वॉज सक्सेसफुल, कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ कैवर, मजीनी, बिस्मार्क, गरीबल्दी। इसका सही आंसर है बिस्मार्क। ठीक है, जो हमारे चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, लाइन से पढ़े हैं, वो उनको ये सब तुरंत समझ में आ गया होगा। ठीक है, द ग्लोरियस इवोल्यूशन ऑफ 1688 वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड। आप देखिए 1688 में जो ग्लोरियस इवोल्यूशन आया था वो दुनिया के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद इन 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में इस स्टेटमेंट को आप समझाइए। In 1688 revolution, often referred to as the glorious revolution of 1688, ending the reign of James II and ushered in the reign of William III and Mary II। अब देखिए 1688 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 कहा जाता है, इसमें जेम्स II का जो राज था वो खत्म हुआ। ठीक है, और विलियम III, मैरी II का राज चालू हुआ। अशर करना मतलब आरंभ करना, शुरुआत करना। The 1688 revolution came at the end of a reign when James II had made it all too clear that he wanted Roman Catholicism reinstalled as the country's religion। अब देखिए सन 1688 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये जेम्स II का राज्य खत्म कर दिया क्योंकि जेम्स II क्लियरली बोल दिए थे कि वो चाहते हैं कि रोमन कैथोलिज्म वापस से लाया जाए इस देश का धर्म के अनुसार। सबको रोमन कैथोलिक के हिसाब से होना पड़ेगा। द क्रॉनिक डिसलोकेशन ऑफ द इंग्लिश सिविल
war was remembered by many people, as was the relative stability of the reign of Charles II. आप देखिए जो इंग्लिश सिविल वॉर के का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, वो सब लोगों को याद था, ठीक है। और फिर चार्ल्स टू के राज्य में क्या हुआ था वो भी लोगों को पता था। नो वन वॉज विलिंग टू टॉलरेट मोर years of uncertainty or the possibility of the country being pushed once more into military conflict. अब कोई नहीं ये चाहता था कि वो फिर से काफी सालों तक बर्दाश्त करे जो अनिश्चितताएं होती थी, जो उन चीज़ों का उनके ऊपर शोषण होता था, और कोई ये भी नहीं चाहता था फिर से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो, युद्ध हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में जेम्स टू का जो राज था वो खत्म हो गया, विलियम थ्री और मैरी टू का राज आया, ठीक है। और सबसे जो विचित्र बात थी, जो सबसे कि ये जो क्रांति हुई इसमें कोई भी मरा नहीं, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, किसी का भी जीवन नहीं गया। आइए आगे पढ़ते हैं। 3. Enlist at least two similarities between the American War of Independence and the French Revolution. अब देखिए अमेरिका का जो आज़ादी का लड़ाई था और जो फ्रांस की क्रांति थी उसके बीच में दो समान चीज बताइए, सिमिलैरिटीज बताइए। Both the American Revolution and the French Revolution were born of dire economic condition. अब देखिए दोनों ही, चाहे अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई की बात करूं मैं या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करूं मैं, ठीक है, ये दोनों ही इसलिए हुआ था क्योंकि उनका जो आर्थिक अवस्था था वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही खतरनाक था। डायर मतलब भयानक, खतरनाक। इकोनॉमिक चैलेंजेस डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड टू द बेसिस ऑफ बोथ रिवॉल्यूशन। अब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आया, जो चुनौतियां आई, वो कारण बना, वो योगदान दिया इन रिवॉल्यूशंस का आधार रखने में। However, each nation's money related wars were quite unique. लेकिन दोनों ही जो राज्य थे, दोनों राष्ट्र के जो पैसे से संबंधित संकट थे, wars मतलब संकट, वो काफी अलग अलग थे। Both revolutions were undertaken with the goal of independence in mind. अब दोनों जो क्रांति हुई थी वह इस चीज को सोच के हुई थी कि आजादी चाहिए, ठीक है। The American Revolution was not initially and even primarily fought for independence. अब जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था वो प्रारंभ में आज़ादी के लिए नहीं लड़ा गया था। Independence almost became a byproduct of the colonists' initial attempt to remove unfair taxes levied on them by the British Parliament. हम लोग को आज़ादी साथ साथ मिल गया क्योंकि वो लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के खिलाफ आवाज उठाए। किस चीज के आवाज उठाए थे वो लोग? जो अनफेयर टैक्सेस था, उनके ऊपर जो जबरदस्ती टैक्स लगा दिया गया था उसके खिलाफ वो लोग आवाज उठाए थे, और साथ ही साथ उनको इंडिपेंडेंस भी मिल गया। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? आप गए थे कुछ और काम के लिए, वो तो हुआ, साथ साथ कुछ और भी हो गया, ठीक है। द रशियन रिवॉल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। एक्सप्लेन ब्रीफली। अब जो रशियन क्रांति थी वो सोशलिज्म के उद्देश्य से, सोच से प्रभावित थी। इसके बारे में आप संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। The Russian Revolution of 1970 was one of the greatest events in history. इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक है, और रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ ये बहुत ही महान घटनाओं में से, बहुत ही महान क्रांति में से एक है। If we leave aside the heroic episode of the Parsi Commune, for the first time millions of downtrodden workers and peasants took political power into their own hand, sweeping aside the despotic rule of the capitalists and landlords and set out to create a socialist world order. अगर हम लोग जो पारसी कम्युनिटी के लोग थे उनको जो वो लोग काम किए उनको एक बार हटाएं साइड, तो ये पहला बार हुआ था कि लाखों मजदूर, किसान, वो लोग अपने हाथों में राजनीति को लिए थे, और वो लोग जो कैपिटलिस्ट थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो लोग सबका शोषण करते थे, जो लोग बहुत ही अमीर थे, उनको साइड किए थे और एक सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर लाए थे, सामाजिक दुनिया बनाए थे, ठीक है। इन ऑर्डर fully to appreciate the scope of these achievements, it is necessary to remember the point of departure. अगर ये जो लोगों का अचीवमेंट हुआ था, जो वो लोग सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है, इसको अगर आपको देखना है तो आपको ये याद रखना होगा कि क्या क्या पॉइंट पे लोग गए। In their eagerness to discredit the ideas of genuine socialism, the apologists of the free market conveniently forgot a few details.
अब देखिए, वो लोग इस बात को उत्सुक थे कि एक जेन्युइन सोशलिज्म का जो आइडिया था उसको डिस्क्रेडिट करें, ठीक है, उसको वो आइडिया को ना दें। और जो अपोलॉजिस्ट थे, जो मतलब गलती किए थे, वो लोग चाहते थे कि फ्री मार्केट बने सबके लिए, ठीक है, लेकिन वो लोग कुछ कुछ डिटेल्स भूल गए। क्या डिटेल्स? इन 1917 Tsarist रशिया वॉज इन फैक्ट फार मोर बैकवर्ड देन प्रेजेंट डे इंडिया। अब देखिए, 1917 में जो रशिया था, किसका उस समय सार का वहां रूल था, वो भारत आज जैसा है उससे काफी पिछड़े थे। इट लैग्ड फार बिहाइंड द वेस्ट। पश्चिम की दिशा में वो बहुत पिछड़े थे ज्यादातर। इट वॉज द बार्बरिक लैंड ऑफ द मिडीवल वुडन प्लाउ यूज्ड बाय peasants who had only achieved emancipation from serfdom 2 generations before। अब देखिए, उस समय जो जमीन था उसमें मध्यकालीन समय का वो लोग वुडन हल, लकड़ी का बना हुआ हल चलाते थे, उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी। रशियन हैड बीन रूल्ड बाय सारिस्ट डिपोटिज्म फॉर सेंचुरीज। अब जो रशियन थे उनको सारिस्ट बहुत सालों तक उनके ऊपर राज किए। The industrial working class was a small minority, less than 4 million out of total of 150 million। अब जो लोग इंडस्ट्रीज में था, जिनका जो लोग काम करते थे, वह पूरे 150 मिलियन की आबादी में सिर्फ 4 मिलियन ही थे। The 70% of the population could neither read nor write। 70% जो पॉपुलेशन थे, लोग थे, वो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। Russian capitalism was extremely feeble and rested upon the curses of foreign capital। French, British, German, Belgian and other Western powers controlled 90% of Russia's mines, 50% of their chemical industries, more than 40% of their engineering and 42% of her banking stock। अब देखिए, रशियंस जो थे उस समय, उनका खाना पीना, उनका खर्चा, ज़्यादातर जो पैसा आता था वो फॉरेन कैपिटल से आता था, विदेशों से निवेश किया जाता था। फ्रेंच से, ब्रिटिश से, जर्मन, बेल्जियन और भी वेस्टर्न पावर्स थे, जो कि रशिया का 90% वो लोग जो माइंस था, ठीक है, उस पर वो लोग राज किए, ठीक है, वो उन लोग का था। केमिकल इंडस्ट्री का 50% उन लोग के पास था। 40% इंजीनियरिंग उन लोगों के पास था। 42% बैंकिंग स्टॉक उन लोग के पास था। किनके पास? फॉरेनर्स के पास, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन, बेल्जियन और अदर वेस्टर्न पावर्स के पास। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन अटेम्प्टेड टू ट्रांसफॉर्म all this, showing the way forward to the workers everywhere and preparing the road for the new world socialist revolution। अब ये जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, जब सरकार हटा के नई सरकार लाई गई थी कुछ ही महीनों के बाद, तो इससे क्या हुआ था, एक नया रास्ता दिखा मजदूरों को सब जगह पे, जहां पे वो एक नया रास्ता बना पाए पूरे विश्व में सामाजिक क्रांति का, ठीक है, वहां पे सोशल इकोनॉमी वो लोग ला पाए थे। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट यू हैव लर्नड। अब ये जो व्हाट यू हैव लर्नड सेक्शन है, ये आपका पूरा चैप्टर का मिला के है। लाइन से आप बहुत सारा वीडियोस पढ़े होंगे, उसमें काफी सारी चीजें आप सीखे हैं। तो आइए देखते हैं कि टोटल क्या क्या टॉपिक्स था जो हम लोग अभी तक कवर किए हैं। The feudal order of medieval Europe broke down as a result of several factors such as the emergence of towns and cities, the revival of trade, the growth of commercial agriculture and the aspirations of the rising merchant class। अब देखिए, जो फ्यूडल ऑर्डर था, ठीक है, कब? मिडिवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप के समय में वो खत्म हो गया और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कस्बों का, शहरों का बनना, जो व्यापार था वो फिर से चालू हो गया, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी थी, वो उसमें बहुत विकास हुआ, और जो मर्चेंट क्लास था उसका बहुत विकास हुआ। The Renaissance or rebirth that took place in Europe around the middle of the 14th century began with a renewed interest in the cultural achievements or classical Greece and Roman civilization। It resulted in a profound change in the thought pattern of the people। अब देखिए, रीनाइंस, रीबर्थ, जो नव युग आया यूरोप में, कब? लगभग 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में। तो उससे क्या हुआ कि जो क्लासिकल ग्रीस के लोग थे, जो रोमन सभ्यता के लोग थे, उन लोगों का संस्कृति के तरफ बहुत रुचि बढ़ा, बहुत उन लोग को उपलब्धियां मिली।
इससे क्या हुआ कि लोगों का जो सोचने का तरीका था वो काफी हद तक बदला। The idea of humanism stressed on the creative potential of human beings, and the human being became the subject of study of the humanists. अब देखिए, जो ह्यूमैनिज्म का आइडिया था, जो सोच था, ठीक है, वो आया लोगों पर, ठीक है, लोग ह्यूमैनिटी सोचने लगे, इंसानियत के बारे में सोचने लगे, ठीक है, और ह्यूमैनिटिस्ट ये एक ऐसा सब्जेक्ट बना जिस पे लोग पढ़ने लगे। द रिफॉर्मेशन was an attempt to question the abuses that had crept into the practices of the church. It was started in Germany by Martin Luther. It soon led to the division of the Christian world into the Catholics and the Protestants. अब देखिए, ये जो रिफॉर्मेशन हुआ, जो बदलाव हुआ, उससे क्या हुआ, ये क्वेश्चन उठाया किस चीज के ऊपर, जो चर्च का अब्यूज था, जो चर्च के लोग जबरदस्ती लोगों के शोषण करते थे, ठीक है। अब ये कौन स्टार्ट किए, जर्मनी के मार्टिन लूथर, ठीक है। तो मार्टिन लूथर जी के ये करने के बाद जो क्रिश्चियन दुनिया है वो दो भागों में बटी, एक कैथोलिक्स होते थे जो क्रिश्चियन धर्म मानते थे, और एक प्रोटेस्टेंट्स होते थे जो विरोध करते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ रीनायंस वाज द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड एंड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंस। कॉपरनिकस, केपलर, गलीलियो एंड न्यूटन आर रिमेंबर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस एरिया। अब देखिए, ये जो नव युग है, इस समय को बहुत ज्यादा माना जाता है कि इसका योगदान रहा मॉडर्न वर्ल्ड के तरफ, ठीक है। और इसके जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी वो ये भी थी कि लोग राष्ट्रवादी हो गए थे, लोगों का वैज्ञानिक दृष्टि हो गया था चीजों के तरफ, ठीक है। मॉडर्न साइंस जो विज्ञान है उसका विकास हुआ, लोग तर्क करते थे, हर चीज के पीछे कारण खोजते थे। अब देखिए, कॉपरनिकस, केपलर, गलीलियो, न्यूटन, ये इन लोगों को ये क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, इनकी योगदान बहुत ज्यादा है। द रीनायंस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू द वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। दीज वॉयजेस हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो नव युग का सोच था, ये जो स्पिरिट थी, उसमें क्या हुआ कि बहुत लोग खोजी बने, वो लोग नए नए रास्ते खोजे जिससे व्यापार किया जा सके, ठीक है। इससे बहुत फायदा हुआ हर देशों को, क्योंकि व्यापार बढ़ा तो सबके पास पैसा बढ़ा। वॉयजेस कौन होते हैं, यात्रा जो लोग करते हैं, यात्री। ये लोग नए नए जमीन ढूंढे जहां पे ये लोग बसे, सेटल हुए, खेती बाड़ी किए, व्यवसाय किए। The Industrial Revolution began in England from around 1750 AD. अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में चालू हुआ कब, 1750 AD के आसपास। The coming of industrial revolution increased the rate of industrial production several times over. अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया, उससे जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। It created a class of industrial workers, proletariat, who were miserable, exploited by the capitalist और bourgeoisie। अब देखिए, इससे क्या हुआ, एक हो गए मजदूर और एक हो गए कैपिटलिस्ट जो लोग पैसा लगाते थे। तो जो मजदूर थे उनका शोषण करते थे कैपिटलिस्ट। The American Revolution took place in 1776, inspired the whole world with its idea of equality and freedom and the right of people. अब देखिए, जो अमेरिकन क्रांति आई कब, 1776 में। इससे पूरे दुनिया को प्रोत्साहन मिला कि लोग इक्वालिटी, फ्रीडम, आज़ादी, लोगों का क्या हक है उस पर बात कर सकें और अपना हक के लिए लड़ सकें। The French Revolution was inspired by the ideas of philosophers such as Montesquieu, Voltaire, and Rousseau. It had a deep influence on the modern world with its idea of freedom, equality, and fraternity. अब देखिए, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था वो किससे इंस्पायर था, उसके फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रोजी, ये सब फिलोसोफर थे, ठीक है। और इनका मॉडर्न वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये लोग आज़ादी की, समानता की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे। The rise of the feeling of nationalism led to the movements for unification of for countries like Germany and Italy.
अब जो ये नेशनलिज्म का जो फीलिंग आया लोगों में, राष्ट्रवाद का, ठीक है, इससे एक मूवमेंट आया जिसमें जर्मनी, इटली, ये जो कंट्रीज थे, ये यूनिफिकेशन, मतलब पहले क्या था, यहाँ पे छोटा छोटा स्टेट्स था, सबको मिला के एक देश बनाने की ओर लोग बढ़े. The problems and concerns of new industrial working class led to the rise of the ideas of socialism. The Russian Revolution was an outcome of the growth of such consequences and it led to the establishment of the first social government in the world. अब देखिए, जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते थे उनके संग जो प्रॉब्लम्स होता था, उनका जो समस्या था, उनका जो शोषण होता था, इससे एक नया विचार आया सोशलिज्म का, ठीक है, जिसमें यह था कि जो लोग हैं सबको बराबर अधिकार मिले, जो लोग हैं उनको इज्जत मिले, स्टेटस मिले, सबको एक समान देखा जाए, ठीक है. यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ इससे, ठीक है, और ये जो सोच आया सोशलिज्म का, इसके वजह से विश्व का पहला सोशलिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित हुआ.